बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहताब मरवत और आप देख रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है एल्वेओलाई। याद आया कुछ? आपने कहा था कि सर सब कुछ एल्वेओलाई में पढ़ेंगे। यस, सब कुछ एल्वेओलाई में पढ़ेंगे। व्हाट इज एल्वेओलाई? एल्वेओलाई का सिंगुलर है एल्वेओलस और इसका मतलब है छोटा खाना या दांत का घर या सॉकेट। एक छोटा सा चैम्बर, एक छोटी सी जगह को एल्वेओलाई कहते हैं। जिस तरह जब आप दांत निकाल लेते हैं तो दांत के नीचे जो जगह रह जाती है दैट इज अ सॉकेट, उसको भी एल्वेओलस कहते हैं। इसी तरह अंगूर के गुच्छों की तरह हमारे लंग्स के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम एल्वेओलाई या एल्वेओलस कहते हैं। तो क्या है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स? एल्वेओलाई फंक्शनल यूनिट है किसका? लंग्स का। मीन्स के लंग्स जिस काम के लिए मशहूर है, किस काम के लिए? रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेशन क्या है? गैसियस एक्सचेंज, जिसके नतीजे में गैसेस का तबादला होकर एनर्जी रिलीज होती है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल होता है। तो वो सारा का सारा रिस्पायरेशन प्रोसेस एल्वेओलाई में होता है। कैसे? कवर्ड बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये एल्वेओलाई जो है, आप अपने बुक के पेज नंबर 6 पे इसका डायग्राम देखें तो ये कवर्ड है अ डेंस नेटवर्क ऑफ एल्वेओलाई के साथ। एल्वेओलाई का एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो इसके इर्द गिर्द फैला हुआ है और इसने उसको कवर अप किया हुआ है। अपनी बुक में 6 नंबर पेज पर इसको देख लें। इंटरनल लाइनिंग इज स्क्वैमस एपिथेलियम बट मॉइस्ट। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि जो इंटरनल लाइनिंग होती है उसको एपिथेलियम यानी एपिथेलियल टिश्यूज ही बनाती है और यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज हैं। स्क्वैमस जिसमें आप आम अल्फाज में कह सकते हैं स्लिपरी, जो स्लिप हो सकता है। और एक चीज़ स्लिपरी तब होती है जब वो मॉइस्ट होती है। आपने देखा होगा जो जब हमारे फर्श, जो टाइल का फर्श होता है स्पेशली, अगर वो मॉइस्ट हो, उसके ऊपर थोड़ा सा भी पानी हो तो बंदा उसके ऊपर फिसल जाता है। तो दैट बिकम अ स्क्वैमस लेयर। इसी तरीके से ये जो एपिथेलियल टिश्यूज है ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ लेयर है। थिन एंड फ्लैटेंड सेल्स डिक्रीजिंग डिस्टेंस विद कैपिलरीज। इसके अंदर ऐसे फ्लैटेंड फीतानुमा चौड़े से सेल्स होते हैं जो कि थिन, बहुत पतले होते हैं और वो कैपिलरीज के साथ क्या करते हैं? फासला कम करते हैं। मींस के कैपिलरीज और इस एल्वेओलाई की सेल्स के दरमियान जो फासला होता है वो बहुत कम होता है। कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स टू एक्सपेंड एंड रिकॉइल इजीली ड्यूरिंग ब्रीथिंग। कोलेजन फाइबर, कोलेजन है इसके अंदर, इलास्टिक फाइबर्स हैं। कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स दोनों का काम क्या है? इलास्टिसिटी फराहम करना, टू एक्सपेंड ताकि वो आसानी से फैल सके, एंड रिकॉइल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और ब्रीथिंग के दौरान रिकॉइल हो सके। क्या मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के वक्त जब हम सारा एयर हमारी बॉडी में जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, एल्वेओलाई तक पहुंचता है तो एल्वेओलाई यूं एक्सपेंड होती है, जिस तरह गुब्बारा एक्सपेंड होता है जब आप उसको हवा देते हैं, ऐसी वो भी एक्सपेंड होता है हवा के आने से। फिर हवा के निकालने के वक्त ये फिर दोबारा से रिकॉइल हो जाता है। तो इसमें इनको हेल्प कौन करता है? कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें अपनी बॉडी में जो नंबर ऑफ एल्वेओलाइज होती हैं, एल्वेओलाइज की जो तादाद है दैट इज 700 मिलियन, यानी 7 अरब या 700 मिलियन एल्वेओलाई होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे। मींस के सरफेस एरिया ऑफ 70 to 90 मीटर्स, 70 to 90 मीटर्स। आप कह सकते हैं एक इंसान की हाइट भी ऑलमोस्ट 1 मीटर से थोड़ा सा ही ज्यादा होती है। और आप खुद अंदाजा लगा लें कि 70 to 90 मीटर्स हमारे बॉडी के अंदर ये क्या करता है? सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। आपको याद है हमने रिस्पायरेटरी सरफेस में पढ़ा था कि लार्ज मस्ट हैव अ लार्ज सरफेस एरिया। रिस्पायरेटरी सरफेस का एक लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए ताकि आसानी से गैसियस एक्सचेंज हो सके, और यही काम यहाँ पे हो रहा है। 70 to 90 मीटर इज अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जिसको हम कहते हैं सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स क्या चीज होती है? ये वो सेल्स हैं जो कि जिसको हम आम अल्फाज में सिक्रीटिंग सेल्स भी कह सकते हैं, जो चीजों को सिक्रीट करते हैं। किस चीज को सिक्रीट करते हैं? दैट सेक्रीट डिटर्जेंट लाइक केमिकल्स, जो डिटर्जेंट की तरह के केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं। डिटर्जेंट मींस जब हम सफाई के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं उसको हम डिटर्जेंट कहते हैं। तो ऐसे ही ये भी वो केमिकल्स क्या करते हैं?
सेक्रीट करते हैं, उन केमिकल्स का काम क्या होता है? टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। ये केमिकल्स जो हैं सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये सरफेस एरिया अगर फैलेगा तो डेफिनेटली एक टेंशन आएगी, जब इसका एक्सपेंशन होगा तो एक तनाव आएगा, उस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए ये सरफेक्टेंट्स होता है। रिड्यूस एफर्ट इन ब्रीथिंग, इसके अलावा ब्रीथिंग में एफर्ट्स को भी ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, तो उन चीज़ों के लिए भी ये क्या करते हैं? सहूलत देते हैं। इसके अलावा किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एमोस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को किल करते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। हाँ जी, बैक्टीरिया को किल करते हैं और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल है कि सर अगर बैक्टीरिया या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं तो हमारी बॉडी में या लंग्स के अंदर फिर बीमारी क्यों पैदा होती है? और ज़्यादातर बीमारियां ही बैक्टीरिया की वजह से होती हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। तो हम ज़रा देखते हैं कि इन बीमारियों से हम कैसे बचते हैं, या अगर उन बीमारियों का शिकार हम होते हैं तो उसकी रीज़न क्या होती है। सारे याद रखें, सारे बैक्टीरिया और सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये किल नहीं कर सकता। कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं जो इसको सरपास करके चले जाते हैं और वो बीमारी काज कर लेते हैं। तो उनमें से कुछ आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन इन एल्व्यूलर वाल, जब इसी एल्व्यूलर वाल के अंदर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, इन्फ्लेमेशन काज, सोजश काज हो जाती है, तो उस वक्त निमोनिया हमें हो जाता है। क्या हो जाता है? निमोनिया हो जाता है। और ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो न्यूमोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका मतलब है कि ये वो बैक्टीरिया है जिसको ये सरफेक्टेंट्स भी नहीं मार सकता। दूसरे नंबर पर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, एल्व्यूलर मैक्रोफेजेस अनेबल टू डाइजेस्ट द बैक्टीरिया। यहां पर क्या होता है? टीबी में जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है, एल्व्यूलाई तक आता है, तो एल्व्यूलाई के सेल्स उसको कैप्चर करके मैक्रोफेज बनाते हैं। मैक्रोफेज आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इम्यूनिटी में पढ़ा है कि किस तरीके से मैक्रोफेजेस होते हैं और वो सेल को हमारी बॉडी को कैसे डिफेंड करते हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर वो मैक्रोफेज जब बनता है तो उस मैक्रोफेज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वो मैक्रोफेज जो है इन बैक्टीरियाज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कौन से बैक्टीरिया को? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि टीबी काज कर लेता है। फिर क्या होता है? नेक्स्ट जो बीमारी होती है, डैमेज ऑफ एल्व्यूलाई काज एम्फाइजिमा। अगर इसी एल्व्यूलाई को डैमेज हो जाती है, किसी न किसी वजह से डैमेज हो जाता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो, वायरल इन्फेक्शन से हो, या स्पोर्स या पोलन ग्रेन्स या कोई भी डस्ट वगैरह, कोई भी इरिटेंट्स वहाँ पे पहुँच जाता है, तो उसकी वजह से ये एल्व्यूलाई डैमेज हो जाती है, जो कि काज करती है एम्फाइजिमा को। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग काज डैमेज टू एल्व्यूलाई, डिमिनिश कैपिलरीज, हेंस स्वॉलन एल्व्यूलाई काज कैंसर। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग से जब हम सिगरेट स्मोकिंग का जो स्मोक होता है वो जब हम इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी में वो एल्व्यूलाई तक पहुंचता है, और एल्व्यूलाई तक पहुंचने के बाद वो एल्व्यूलाई की दीवारों को डैमेज कर लेता है, और एल्व्यूलाई की दीवारों की इर्द गिर्द जो पाए जाने वाले कैपिलरीज है, उन कैपिलरीज को ख़त्म कर देता है, जला देता है। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो डेफिनेटली गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि कैंसर का सबब बनते हैं, जिसको हम आम अल्फाज में लंग कैंसर भी कहते हैं। ये लंग कैंसर आपकी बुक में मौजूद है, इंशाल्लाह आगे आने वाली बीमारियों में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका हमने एक क्लू दिया हुआ है। इसके अलावा इन सारे कामों को रोकने के लिए या इन सारे कामों को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए जो इंजाइम्स होती है सेल एल्व्यूलाई के अंदर, इंजाइम्स इन एल्व्यूलाई, जो कि एल्व्यूलाई के फंक्शन को आसान बनाती है और इन कामों के फंक्शन को मुश्किल बनाती है, उस इंजाइम का नाम है कार्बनिक एनहाइड्रेज इंजाइम। ये आपके एमसीक्यूज में आता है और 2-3 दफ़ा ये आ चुका है, इंशाल्लाह आगे भी आएगा कि कार्बनिक एनहाइड्रेज इंजाइम का क्या फंक्शन है, ठीक है, या ये कहां पर मौजूद होती है, या लंग्स के एल्व्यूलाई में कौन सा एंजाइम है, तो कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप लोगों का एक सवाल आया था कि कोरोना वायरस का क्या ताल्लुक है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ, तो कोरोना वायरस का एक बड़ा किरदार है हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। तो अगर हम देखें तो कोरोना वायरस जो है, कोवी इसको हम नाम आम अल्फाज में कह सकते हैं,
लार्ज फैमिली है, ये एक बहुत बड़ी फैमिली है वायरसेस की। ये वायरसेस की एक बहुत बड़ी फैमिली है जो कि कॉमन कोल्ड से लेकर सिवियर डिजीज तक काज करती है। मींस कि उसकी बीमारी एक कॉमन कोल्ड से लेकर सिवियर केसेस तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंचती है, इसके कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, लेकिन उसमें जाने से पहले एक चीज आपके जहन में क्लियर होनी चाहिए कि कोरोना वायरस जो है वो एनिमल के बॉडी को फेवर करता है। याद रखें, एनिमल्स की बॉडी में वो ज्यादा खुश रहता है बनिस्बत इंसान की बॉडी में। तो इसमें सबसे पहले जो बीमारी आई है वो है मर्स या मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। मिडल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोविड-12। ये कोरोना वायरस 2012 में डिस्कवर हुआ और मिडल ईस्ट सऊदी अरब में डिस्कवर हुआ था। और इसका क्या काम है, कैसे ये बीमारी काज करता है, तो इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू एल्वेओलाई। ये एल्वेओलाई के अंदर डैमेज काज करता है और इन्फ्लेमेशन काज करता है जो कि लीड करता है निमोनिया को। यानी कि इसके डैमेज और इन्फ्लेमेशन की वजह से इतना सख्त केस चला जाता है कि निमोनिया काज हो जाता है। और निमोनिया भी इतना सख्त हो जाता है कि इस इंसान की डेथ वाकया हो सकती है, बट वो रेशो बहुत कम है। नेक्स्ट, सार्स, सिवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। क्या चीज? सिवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम कोविड-03। ये कोरोना वायरस 2003 में डिस्कवर हुआ जिसने ये बीमारी काज की है। और ये कैसे अटैक करता है, क्या काम करता है, तो अटैक लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, यहां पर भी शार्टनेस ऑफ ब्रीथ। ये क्या करता है कि इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह अटैक करता है। जब जिस तरह हमें जुकाम होता है वैसे ही ये भी करता है, लेकिन जो इसका थोड़ा सा चेंज है वो ये है कि इसकी वजह से शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, जिस तरह शार्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है वो मर्स में होती है। नेक्स्ट जो नया है आप सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए जो नया है, दैट इज कोविड-19, जो कि एक न्यू स्ट्रेन है। इसी कोरोना वायरस का एक नया वर्जन है, यूं आप कह सकते हैं, जो कि 2019 में चाइना के वुहान सिटी में डिस्कवर हुआ और वहीं पर ही आइडेंटिफाइड हुआ। इसकी इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 to 14 डेज है, या नॉर्मली 5 डेज में ये अपना काम दिखा देता है। अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया है, कोविड-19 हो गया है, तो 5 दिनों के अंदर अंदर उनको पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा? उसके डिफरेंट सिम्टम्स हैं, लाइक बॉडी में पेन होगा, जोड़ टू जोड़ सारा पेन होगा, ड्राई कफ होगा, इलनेस आएगी, फीवर होगा, आपको हेडेक, सबसे बड़ी चीज जो है वो हेडेक होगा। ये अगर सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी के अंदर नजर आते हैं तो समझें कि आपको कोविड-19 हो चुका है। और ये कोविड-19 अब पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई ही बचा होगा, तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान, बल्कि ऑल ओवर दुनिया, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो हर बंदा कोविड-19 पॉजिटिव है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम में से कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई नहीं जाता। ये एक आम सी बीमारी है, इतनी खास नहीं है जितना इनको हाईलाइट किया गया है, इतना ये सीवियर भी नहीं है और इतनी खास भी नहीं है। लेकिन ये होता क्या कैसा है कि माइल्ड टू सीवियर, ये बहुत माइल्ड सा अटैक भी इसका होता है और सिवियर अटैक भी इसका होता है। माइल्ड अटैक की अगर हम बात करें तो वो 95 से 97% होता है। 97% तक ये अटैक बिल्कुल माइल्ड होता है। सिर्फ 3 to 5% इसका अटैक जो है वो सिवियर होता है। क्या मतलब? जिस तरह मैंने आपको बताया कि पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस पॉजिटिव है, कोविड-19 पॉजिटिव है। उसकी रीजन क्या है कि ये बहुत जल्दी फैल जाता है। थोड़ा सा किसी से हाथ टच करने से भी या कोई और ऑब्जेक्ट टच करने से भी अगर वहां पर कोरोना वायरस मौजूद है तो वो फैल जाता है। किसी इंसान से 6 फीट से कम फासले पे खड़े होने से भी कोरोना वायरस फैल जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर 97% लोगों को ये एक माइल्ड सा अटैक होता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिनको बहुत ज्यादा अटैक हो जाता है, तो वो है 3 to 5%, राइट। और इसका अटैक कैसे होता है? अटैक ऑन इंटरनल लाइनिंग्स, जितनी भी हमारी इंटरनल लाइनिंग्स है उसके ऊपर ये अटैक करता है। फिल एल्व्यूलर विद एल्वेओलाई विद पस एंड शार्टनेस ऑफ ब्रीथ यहां पर भी होता है। कोरोना वायरस 19 का अटैक कैसे होता है? ये हमारी बॉडी के लंग्स, नोज से लेकर लंग्स के एल्वेओलाई तक जो जितनी भी इंटरनल लाइनिंग है उस सारे इंटरनल लाइनिंग को ये डैमेज करता है, उसके ऊपर अटैक करता है। और नतीजा क्या निकलता है कि वो डैमेज और वो अटैक शुदा जो मुर्दा सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, वो सारे पहुंचते पहुंचते एल्वेओलाई तक पहुंच जाते हैं, जिसके नतीजे में एल्वेओलाई पस से भर जाती है। जब एल्वेओलाई भर जाती है तो गैसियस एक्सचेंज के लिए जगह नहीं मिलती, इस वजह से शार्टनेस ऑफ ब्रीथ काज होती है। जितनी भी आपने कोरोना वायरस के मरीज अगर कहीं पे देखे हो, कुछ वीडियोस लोग शेयर करते हैं तो उसमें
आपने देखा होगा कि उस मरीज को शार्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो उस शार्टनेस ऑफ ब्रीथ की वजह से ये डेथ काज होती है, बट ये बहुत सिवियर केस में होता है, आम केसों में डेथ नहीं होता। डेथ की रेशो 3 to 5% है। उम्मीद है आपके क्वेश्चंस एल्वेओलाई में क्लियर हो गए होंगे, और जिस तरह आप में से एक बच्चे ने कहा था कि सर सारी चीज़ें क्या हम एल्वेओलाई में पढ़ेंगे, तो यस, हमने एल्वेओलाई में सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मेहताब मरवत और आज आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर साइटोप्लाज्म। आपने सेल वॉल पढ़ा, आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, तो सेल के अंदर नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज साइटोप्लाज्म। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। साइटोप्लाज्म 2 ग्रीक वर्ड से बना है, साइटोज जिसका मतलब है सेल, प्लाज्मा मीन्स लिक्विफाइड मीडिया। सो सिंपल डिफिनीशन हम इसकी कर सकते हैं कि द लिक्विफाइड मीडिया ऑफ द सेल इज नोन ए साइटोप्लाज्म। सेल के लिक्विफाइड मीडिया यानी एक्वस मीडिया के सेल के एक्वस मीडिया को हम क्या कह सकते हैं? साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने 1831 को डिस्कवर किया, जबकि इसको नाम मिला नेम्ड इन 1874 आफ्टर सेल थ्योरी। जब सेल थ्योरी बयान की गई, सेल थ्योरी को कामयाबी मिली, उसके बाद साइटोप्लाज्म को नाम दिया गया साइटोप्लाज्म। मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने नाम दिया, जबकि डिस्कवर इसको किया है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। डिविजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन कैसे होगी? साइटोप्लाज्म एक जैसा नहीं है बल्कि वो डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है इनसॉल्युबल पार्ट, जिसको हम साइटोजेल बी कहते हैं, जो कि विस्कस होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। कैसे होता है वो नेक्स्ट हिस्से में आ रहा है। सॉल्युबल पार्ट या इसको हम साइटोसोल कहते हैं, और ये नॉन विस्कस होता है, ये इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता।
अब सबसे पहले साइटोजेल की तरफ आते हैं। साइटोजेल क्या है? नियर टू सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है। क्लियर एंड डज नॉट डिसॉल्व एनीथिंग, ये बिल्कुल क्लियर होता है, साफ सुथरा होता है और इसके अंदर कोई भी चीज डिसॉल्व नहीं होती। वेरी विस्कस, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। क्रैक्स फॉर पैसेज ऑफ मटेरियल्स। आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि ये कैसे इसके अंदर क्रैक्स आते हैं और कैसे ये जो है वो सेल के पैसेज के लिए रास्ता देता है। चूंकि पहले हमने जिक्र किया कि ये बिल्कुल क्लियर होता है और किसी भी चीज़ को डिसॉल्व नहीं करता, तो ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि फिर अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू या सेल वॉल के थ्रू जो पैसेज ऑफ मटेरियल होती है तो उसको ये कैसे अलाउ करता है, क्योंकि ये तो किसी चीज़ को डिसॉल्व करता ही नहीं है। तो ये क्या करता है? ये क्रैक्स बनाता है। जिस तरह दरारें बन जाती हैं, अगर ज़मीन खुदा न खासा ज़लज़ला आता है और वो ज़मीन बीच में दरार आ जाती है, ऐसी ही इसके अंदर दरार आती है, क्रैक्स आते हैं। उन क्रैक्स के रास्ते वो मटेरियल जो है वो साइटोसोल यानी सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाता है। और जब वो पहुंच जाता है या वहां से किसी चीज़ ने निकलना होता है तब तक ये क्रैक्स बनाता है। जब ये पैसेज ऑफ मटेरियल हो जाता है तो ये क्रैक्स वापस बंद हो जाते हैं। कैसे? क्रैक्स रीजॉइन आफ्टर पैसेज ऑफ दैट मटेरियल जो है उसके बाद क्रैक्स रीजॉइन होते हैं, दोबारा बंद हो जाते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल भी है कि सर क्रैक्स कैसे बनते हैं, सेल को कैसे पता चल रहा है कि मैंने क्रैक्स बनाने हैं और क्रैक्स फिर बंद कैसे हो जाते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि हमने सेल वॉल के अंदर पढ़ा था कि सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, जबकि प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेल का लिविंग पार्ट है। प्रोटोप्लाज्म में क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ भी है दैट ऑल मटेरियल इज लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सो ये लिविंग पार्ट है तो इसको सेंस होती है, सेंसेशन होती है कि कब क्रैक्स बनाने हैं, कब वो क्रैक्स जो है वो बंद करने हैं। किस चीज से बना है? वाटर एंड अदर केमिकल्स, वाटर और दूसरे केमिकल से ये बना हुआ है। यहां पर इस डायग्राम में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपली एक छोटा सा डायग्राम हमने बनाया हुआ है कि ये जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लू कलर में डॉट्स नजर आते हैं दैट इज द साइटोजेल या नॉन सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट आते हैं साइटोसोल की तरफ। साइटोसोल क्या है? सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल। ये सॉल्युबल पार्ट है क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट चीजें सॉल्व हुई होती हैं। कैसे होती हैं देखिए। नेक्स्ट टू साइटोजेल, साइटोजेल के बाद ये पाया जाता है एंड नियर टू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के करीब होता है। नॉट क्लियर, ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। एंड डिसॉल्व्स मेनी केमिकल सब्सटेंसेस इन इट, और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो इसके अंदर डिसॉल्व हुए होते हैं। ये साइटोसोल हमारे पास दो किस्म के सोल्यूशन बनाता है, फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहला सोल्यूशन हमारा है ट्रू सोल्यूशन, जो कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स हैं। क्या मतलब? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर सिर्फ वाटर नहीं होता, वाटर और दूसरे जो भी केमिकल्स हैं लाइक प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, तो इन सारे सब्सटेंसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। जहां पर कोई ऑर्गेनेली नहीं होती तो वहां पर ये सोल्यूशन पाया जाता है और इसको हम क्या कहते हैं? सिंपली ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों में फर्क है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है कि जिसमें ऑल अराउंड जो सल्यूट होता है वो पेला हुआ होता है। हेट्रोजीनियस वो होता है कि जिसमें ऑल अराउंड सल्यूट पेला नहीं होता, कहीं भी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कहीं भी चीज़ें कम होती हैं, जबकि होमोजीनियस में हर जगह पे सेम मिक्सचर पाया जाता है। तो कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, वेयर वाटर एंड डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ये वो एरिया है जहां पर वाटर है, उसके अंदर डिसॉल्व्ड दूसरे न्यूट्रिएंट्स है लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, एंड ऑर्गेनेल्स, और जितनी भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी बॉडीज है, एटसेट्रा, तो ये सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। 90% ये वाटर से बना होता है, जबकि 10% इसके अंदर बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं। अब इसके यहां पर अगर थोड़ा सा हम ये डायग्राम देखें साइटोसोल के लिए, तो ऊपर वही बाहर, सबसे बाहर ये सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रहा है। नेक्स्ट जो ब्लैक डॉट्स हमने किए हैं दैट आर साइटोजेल। उसके बाद जो ग्रीन पार्ट हमने दिखाया है दैट इज ट्रू सोल्यूशन, जहां पर और कोई चीज नहीं है। जो रेड पार्ट आपको दिखाया गया है दैट इज कोलाइडल सोल्यूशन।
जो कि जहाँ पर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, वाटर और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे पाए जाते हैं, और बीच में बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस अगर एनिमल सेल है तो सेंटर में होगा, अगर प्लांट सेल है तो फिर ये साइड पर होगा। नेक्स्ट, अब आपके जहन में सवाल ये है कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है ये स्टोर हाउस फॉर सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस के लिए ये स्टोर हाउस है। कैसे? आप देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या है, एक सॉल्युबल पार्ट है, सेल का एक्वस हिस्सा है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस स्टोर होती हैं, लाइक एक्सेस ऑफ ग्लूकोज वहां पे स्टोर होता है, एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स वहां पे स्टोर होते हैं, एक्सेस ऑफ लिपिड्स वहां पे स्टोर होते हैं। वो चीजें जिसकी सेल को ज्यादा जरूरत नहीं होती और जिसको स्टोर करना होता है वो बेसिकली किस चीज में स्टोर होता है? साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास अरीना फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक ग्लाइकोलिसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसका क्या मतलब है कि सेल के लिए ये एक अरीना प्रोवाइड करता है। अरीना मींस सेंटर, एरिया, प्लेटफॉर्म, जहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस होती हैं, लाइक ग्लाइकोलिसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस है। ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। कैसे होती है? आप लोगों ने 9th में थोड़ा सा टच दिया है, फर्स्ट ईयर में आगे इंशाल्लाह चैप्टर 4 बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होती है और जो ग्लाइकोलिसिस है वो कैसे होता है। प्रोटीन सिंथेसिस आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो ये दोनों प्रोसेस आप देख लेंगे कि किस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। हाउस ऑफ ऑल ऑर्गेनेल्स, ये तमाम ऑर्गेनेल्स के लिए एक घर का काम करते हैं। क्या मतलब जी? जिस तरह घर में हम सब रहते हैं, हम सब लोगों की अपनी अपनी जगह होती है, अपने अपने रूम्स होते हैं, अपने अपने हमारे बेड्स होते हैं, ऐसे ही सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के लिए क्या है? तमाम ऑर्गेनेल्स के लिए एक हाउस है। वहां पर सारे ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं? अपनी अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। अब आपके जहन में सवाल ये है कि सर उनको कैसे पता चला कि ये उनकी अपनी जगह है? तो इसके लिए नेक्स्ट एक पार्ट आएगा साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है वो सबको जकड़े हुए रखता है और सबको अपनी जगह पे मुतय्यन रखता है, वो उनको अपनी जगह से हिलने नहीं देता। हाँ, अगर इनको लोकोमोशन की या मूवमेंट की जरूरत होती है तब क्या होता है? स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्म जो है वो फिर स्ट्रीमिंग करता है। कैसे? काज मूवमेंट्स फॉर ऑल ऑर्गेनेल्स, तमाम ऑर्गेनेल्स के लिए ये एक मूवमेंट्स फिर काज करता है और इस प्रोसेस को हम साइक्लोसिस कहते हैं। कैसे मूवमेंट होती है? फॉर एग्जांपल ये सेल एक साकिन हालत में है तो फिर ये यूं यूं मूवमेंट करता है, देखिए ऐसे ऐसे मूवमेंट करता है, तो दिस इज नोन एज स्ट्रीमिंग। ऐसे स्ट्रीमिंग मूवमेंट से फिर क्या होती है? ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह। इस प्रोसेस का नाम है साइक्लोसिस। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और साइटोस्केलेटन इस साइक्लोसिस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया, इसकी कंपोजिशन क्या है, क्या इसके डिविजन्स हैं, इसका काम क्या है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।